महाकुंभ में वाटर वुमेन के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश की या यूं कहें कि अब को पूरे भारत की हो चुकी हैं शिप्रा पाठक यहाँ पर लोगों के बीच में जाके एक थाली और एक थैला का ये नारा दे रही हैं। इस नारे के पीछे की क्या वजह है, खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शिप्रा पाठक। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। नर्मदे हर। भारत समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे छोटे से प्रकल्प के लिए आप इतनी भीड़ को पार करते हुए हम तक पहुंचे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये एक थाली और एक थैला का ये जो नारा है, स्लोगन है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या किसी को अवेयर करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? सर्वप्रथम तो भारत समाचार के सभी दर्शकों का मैं इस पवित्र भूमि से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक आपने स्लोगन सुना होगा, किसी सीरियल का था, रिश्ता वही सोच नई। तो 10 साल से हमारा नदियों के संरक्षण का एक कार्य चल रहा है। हमारी संस्था पंचतत्व के द्वारा ये कार्य चल रहा है, जिसमें अब तक हमने 13,000 किलोमीटर पैदल यात्राएं की हैं। उन पैदल यात्राओं का जो एक संदेश था और लक्ष्य था, वो था छोटी छोटी समिति बनाकर लोगों को संगठित करना नदियों के लिए, क्योंकि नदियों के किनारे रहने वाले लोग ही नदी को बचा सकते हैं। एसी ऑफिसेस में बैठकर उनकी योजनाएं बन सकती हैं, पर उनका क्रियान्वयन वो नदी के किनारे के लोग करेंगे। उन पदयात्राओं से उन लोगों को जोड़ा, 20 से 25 सहयोगी संस्थाएं छोटी छोटी बनाई, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनका नाम नहीं हो रहा है। मुझे लगा उनके ही नाम से हम हर जगह एक संस्था बना दें। तो मध्य प्रदेश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने ये प्रकल्प अपना शुरू किया। पिछले वर्ष अयोध्या से रामेश्वरम मैं पैदल गई थी, वहाँ भी हमने यही किया कि 7-8 नदियाँ जो पड़ी हुई थी उन पर हमने समितियाँ बनाई। तो ये पहला कुंभ में ही हमारा कार्य शुरू हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन कुंभ को लेकर सबको था कि डुबकी लगाएंगे, मोक्ष पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने लिए सोच रखकर अपने जीवन का विचार करते हुए अपने ही स्वर्ग की बात करते हुए कुंभ में लोग आ रहे हैं या आते रहे हैं। मेरा भाव ये था कि क्यों ना कुंभ के लिए भी मोक्ष बना रहे, क्योंकि जो धरती कैंसर से युक्त हो जाएगी वो अगला कुंभ कैसे करेगी। जो नदियों में अभी प्लास्टिक डाल डालकर आप दोहन शोषण कर देंगे और विलुप्त हो जाएंगी, तो अगला कुंभ किस किनारे होगा, ये मेरा कंसर्न था। उस वजह से हमने एक स्लोगन दिया, एक थैला एक थाली। और ये सिर्फ पंचतत्व का स्लोगन नहीं है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा हमने बैठकें की और ये कहा कि एक ही सोच के 1000 संस्थाएं एकजुट हो जाएं, अपना नाम भूल जाएं, अपना काम भूल जाएं, अपना पुरस्कार भूल जाएं, अपनी प्रतिष्ठा भूल जाएं और कुछ भी करके इस कुंभ को हरित बनाएं। तो सबसे ये प्रार्थना की गई कि एक थैला एक थाली, ये कुंभ का स्वच्छता स्लोगन होगा। और इसके अंतर्गत पूरे भारत से हमने थालियों की मांग की, थैलों की मांग की, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था। और जो लोग वृद्ध थे, जो लोग चल नहीं सकते थे, जो लोग अस्वस्थ थे, उन्होंने ये सोचकर थालियां भेजी कि थालियों के साथ ही सही हमारी डुबकी लग जाएगी। ठीक है, आप अपने पढ़ाई लिखाई भी करी होगी, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने एमए साहित्य से किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति और 100% मार्क्स तब तक बेकार है जब तक आपको भारतीय संस्कृति के अनुकूल जीना नहीं आता है। लिखने के बाद मतलब इतना ये ख्याल नहीं आया कि नौकरी करते हैं, पैकेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन आपने एक अलग ही तरीके की राह चुनी? मैंने 3 विद्यालयों की नींव रखी, एक महाविद्यालय, एक इंटर कॉलेज, एक माध्यमिक स्कूल। उस माध्यमिक स्कूल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गांव के बच्चों को पढ़वा रही हूं, और मैंडेटरी है कि वहाँ हैंडीकैप्ड ही प्रिंसिपल होगा, ये वहाँ के मानकों में है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प मैं चला रही थी, और सांस्कृतिक आयोजन भी मैं करती थी। एक इवेंट कंपनी के द्वारा भारत की संस्कृति को मैं देश के बाहर जाकर दिखाती थी। तो ये सब चल रहा था, लेकिन उसी बीच माँ नर्मदा की परिक्रमा हुई 3600 किलोमीटर, और नर्मदा जी ने पूरा दिशा और भाव सब बदल दिया, और मुझे लगा कि समर्पित होकर अब नदियों की सेवा करेंगे। इंग्लिश से आपने एमए किया हुआ है, पुणे में आपने जॉब भी करी है, तो कैसे ये मतलब मन डाइवर्ट कैसे हो गया आपका? तो एकदम आप मतलब साध्वी अंदाज में एकदम सामान्य महिला।
डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी भी ईसीजी सीधा नहीं चलना चाहिए, झिकझैक चलना चाहिए, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। तो शायद मैं ईश्वर की बच्ची हूँ, और भगवान जब लोगों को भेजता है तो 100 लोगों को ऐसे भेजता है, जाइए अपने लिए जीवित रहिए, दिनचर्या करिए, जीविकोपार्जन करिए, बच्चे करिए, विवाह करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ को भेजता है मेरा काम करो। अच्छा, परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया? कौन कौन है आपके परिवार में? कुछ राजनीतिक परिवार से आप ताल्लुक रखती हैं? जी, एक बहुत बड़ी लीगेसी, बड़ी विरासत है। दादी 40 साल विधायक थी, दादी के पिताजी विधायक थे, उसके बाद मेरे पिताजी संगठनात्मक राजनीति में रहे हैं, और लेकिन मेरा भाव नदियों के प्रति ही था। उन्होंने कि बिटिया ये क्या कर रही हो तुम भी आ जाओ, राजनीति में आ जाओ, या तुम एक अलग ही राह, उन्होंने कभी कुछ समझाया या उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया? थोड़ा सा मैं शुरू के 2 साल तो आप ये समझिए युद्ध स्तरीय झगड़े हुए। हाँ, और जहाँ तक बात है कि आप कह रहे हैं कि कहा नहीं क्या, तो पूछा नहीं मैंने। मतलब थैला उठाया, लिटरली 2 जोड़ी कपड़े उठाए। कितने वर्ष की उम्र से आपने ये पूरी अपनी यात्रा शुरू? 2017 में निकली कैलाश मानसरोवर, पहली यात्रा। तो 2 जोड़ी कपड़े, एक थैला था, और कहा कैलाश यात्रा को जा रही हूँ। लेकिन उन्हें पता था कि मैं सांस्कृतिक इवेंट करती हूँ, सो उन्हें लगा मैं कैलाश की एक इवेंट बनाकर, कैलाश का एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों तक पहुँचाऊँगी। और वो मेरी पदयात्रा थी, उसके बाद नर्मदा परिक्रमा की, तो पूछने का अवसर ही नहीं आया। आप देखने में भी आप खूबसूरत हैं। कभी आपको डर नहीं लगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि आप कहाँ रहेंगी लोगों के बीच में? क्योंकि एक देखिए, पुरुष तो लोगों के बीच में, समाज के बीच में रह सकता है, महिला के लिए हम लोग तो टेंट लगा के कहीं भी रह लेते, महिला के लिए दिक्कत होती है। तो इस माहौल को कैसे देखती हैं? कभी आपको असुरक्षा का भय नहीं है? एक तो मैं आपको बताऊं, केवल नदी संरक्षित रहे यही उद्देश्य नहीं था, संस्कृति संरक्षित रहे ये उद्देश्य था। और ये वो संस्कृति है जिसमें सीता जी जंगल में रहकर 2 बच्चों को जन्म देती हैं। क्या तब पुरुष नहीं थे? समाज में तो तब भी पुरुष थे, और ऐसा भी नहीं था कि तब के पुरुष का भाव अलग होगा, महिलाओं के प्रति उनका भाव तब भी वैसा ही था। माता अहिल्याबाई कितने कम उम्र में विधवा हो गई थी, और उन्होंने पूरा साम्राज्य न केवल संभाला बल्कि जगह जगह जाके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तो क्या उन्हें असुरक्षा नहीं हुई होगी? आज की आधुनिक स्त्री थोड़ा सा व्यवसाय और नौकरी पाकर अपनी संस्कृति से जो विमुख हुई है, ये भारत की प्रमुख समस्या है। अगर आप संस्कृति के पथ पर चल रही हैं, मर्यादित चल रही हैं, तो कोई भी पुरुष आपको नजर उठाकर नहीं देखेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको लगता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करी जाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करी जाए, सुधार हुआ है? महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं पहले की अपेक्षा? मैं व्यक्तिगत अपना विचार दे सकती हूँ कि मैं निसंदेह करती हूँ। और महाराज जी के शासन के बाद मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जब मैं अयोध्या से रामेश्वरम गई, तो जब मैं कर्नाटक में प्रवेश की तो उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे कन्नड़ बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैं इशारों में बात कर रही थी कि कहीं कुछ रहने को मिलेगा, भोजन मिलेगा, और मैं राम मंदिर से आई हूँ। तो उन्होंने तुरंत हिंदी में बोला, योगी वाले उत्तर प्रदेश। आप सोचिए, एक भारत का इतना बड़ा राज्य महाराज जी के नाम से अगर प्रसिद्ध है, तो महाराज जी ने उसकी कितनी सेवा की होगी। अगर कोई मुख्यमंत्री इस कुंभ की व्यवस्थाएं कर रहे होते तो सिर्फ व्यवस्था होती। चूंकि महाराज जी सन्यासी हैं, साधक हैं, इसलिए आप देखिए उनके हृदय के निकट है कुंभ। आपको कहीं भी कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं मिलेगी। व्यवस्था के साथ साथ कहा जा सकता है कि संस्कृति का भी ध्यान रखा गया। आपने शादी करी? आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश हुई हैं? आप? नहीं, मुझे अब सेवा नदियों की ही करने दीजिए। हाँ, फैसला लिया, आप कभी शादी नहीं करेंगी? आप? मुझे लगता है कि अब नर्मदा से ही विवाह हो गया है। जी, है कि शिप्रा पाठक जैसे लोग उदाहरण है आज की युवा पीढ़ी के लिए, जो महंगी गाड़ियों के पीछे, महंगी नौकरियों के पीछे, महंगे पैकेजेस के पीछे भाग रहे हैं। पैसा तो ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो उनकी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। आगे आने वाले समय में कुंभ में और बेहतर लोग स्नान कर सके, इसके लिए नदियों को जो बचाने का प्रयास है वो शिप्रा पाठक ने शुरू किया है। वाटर वुमेन के नाम से ये मशहूर हैं। एक थाली एक थैला के स्लोगन को लगातार ये आगे बढ़ा रही हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।